हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 फॉर सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस टेस्ट कर चुके हैं हम प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज हमारा रहेगा हमारा प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड रहेगा। ठीक है, इसमें हर एक टॉपिक से कुछ ना क्वेश्चन मिक्स करके हमारा आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल टॉपिक्स पे भी हमने MCQ सीरीज़ बनाई थी। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड आप लोग प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच इज नॉट नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सी जो है इट्स नॉट नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस। सो योर ऑप्शंस आर नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी इज मीथेन, option C is carbon dioxide, and option D is ethane. So you can mark your answer for this question. And the right answer is option number D, that is ethane. Ethane is not naturally occurring greenhouse gas. ठीक है, moving to the next question. Question second says the process of obtaining food by amoeba is known as। ठीक है, एक लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अमीबा कैसे फूड को डाइजेस्ट करता है, तो उसका था फूड वैक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे अब उस प्रोसेस का क्या नाम है, ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा। ठीक है, सो योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज डायलिसिस, ऑप्शन बी इज साइटोकाइनेसिस, option C is phagocytosis, and option D is amoebiosis. So you can mark your answer. So the right answer for this question is option number C, that is phagocytosis, और इसी को हम एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में फाइगो मिल जाएगा या एंडोसाइटोसिस मिल जाएगा। ठीक है, सो जो भी हो वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। ठीक है, अब ये लॉ किसने, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, क्या किसने दिया था। ऑप्शंस आर डेल्टन्स लॉ, ऑप्शन बी ग्राम्स लॉ, ऑप्शन सी एवोगैड्रोज लॉ, या ऑप्शन डी बॉयल्स लॉ। So you can mark your answer. So the rate of diffusion of gases are inversely proportional to square root of their density. Suppose दो gases हैं और उनका rate of diffusion है R1 and R2 and their densities are D1 and D2. तो relation था R1, so the relation that is R1 by R2 किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और इन्वर्सली। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ D2 बाय D1। ठीक है, सो ये जो लॉ था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज, ये किसने दिया था, ये दिया था ग्राम ने। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्राम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज loudness of a note of sound is, loudness of a note of a sound क्या है, is directly proportional to amplitude of the wave, और option B says loudness of a note of a sound is directly proportional to square of amplitude of wave, option C is that it is directly proportional to velocity of the wave, या option D says that it is directly proportional to square of velocity of the wave. So you can mark your answer. ये sound waves में से है क्वेश्चन, and the right answer is that the loudness of a note of sound is directly proportional to square of amplitude of wave. So option number B is correct. ठीक है, moving to the next question. Question 5th says मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल टू अस एज। ठीक है, अब वाटर में से ही बताना चाहिए कि
किस किस टाइप में वाटर हमारे पास अवेलेबल है और कितना ड्रिंकेबल परसेंटेज है हमारा, कितना हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इन सब का भी आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अर्थ में कितना परसेंट वाटर है, उसमें से ह्यूमंस कितना यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, सो ऑप्शंस आर ग्राउंड वाटर, सी वाटर, ऑप्शन सी इज ग्लेशियल वाटर, या ऑप्शन डी ओशन वाटर। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल टू अस एज, you can mark your answer, and the right answer is that the most of the water available to us as groundwater inside the earth crust. ठीक है, so option A is correct. Next is, for which of the following ampere second could be the unit. ठीक है, ampere second किसका यूनिट है? ठीक है, इट्स ईदर वोल्टेज, वोल्टेज का हो सकता है, चार्ज का है, पावर का है, या फिर एनर्जी का है। सो यू कैन मार्क योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चार्ज। किसका है ये? चार्ज का, क्योंकि हमारा जो करंट होता है, करंट वो क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, कितना चार्ज फ्लो हुआ पर टाइम। ठीक है, जब हम टाइम को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो करंट का ऐसे यूनिट हो जाएगा एम्पेयर एंड टाइम का हो जाएगा सेकंड, और हम ये होता है चार्ज का। ठीक है, सो चार्ज इज इक्वल टू एम्पेयर सेकंड। ठीक है, चार्ज को हम कूलम में भी मेजर करते हैं। ठीक है, कूलम। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, which of the following graphs show the object to be stationary. ठीक है, कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगी, आपने उस ग्राफ को मार्क करना है जिससे ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्टेशनरी। सो योर ग्राफ्स आर दिस। फर्स्ट ग्राफ इज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज, this is the position time graph, it's a straight line parallel to x-axis. Option C is this, it's a velocity time graph, the line is parallel to x-axis. And this is option D, acceleration time graph, and the line is parallel to x-axis. So these are the four options, मैंने zoom करके दिखाया, ठीक है, so that आपको clearly visible हो। So out of these four graph, which graph shows that object to be stationary? So the right answer is option number B, where time जो है बढ़ते जा रहा है, बट जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज नहीं हो रही है। 5 सेकेंड का अगर बात करें तब भी वो एक ही पोजीशन पे है, आफ्टर 10 सेकेंड्स तब भी वो सेम पोजीशन पे है। ठीक है, सो 1 सेकेंड क्लास। So the right answer is option number B. Next is, ocean thermal energy is due to, ocean thermal energy किसकी वजह से होती है? It's due to the temperature difference at different levels in the ocean, or energy stored by waves in the ocean. Option C, pressure difference at different levels in the ocean, या option D, tides arising out in the ocean. So you can mark your answer. It's easy one. So ocean thermal energy is due to the temperature difference at different level in the ocean. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया है, वो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए ओशन थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, 9th इज, डेल्टन एटॉमिक थियरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, इनमें से कौन सा उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, सो ये 4 हैं, आपको बताना है कि कौन सी चीज़ उस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन की थी। सो यू नीड टू मार्क द आंसर फ्रॉम A, B, C and D, and your options are this.
ऑप्शन ए इज़ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी इज़ फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, option C is second, third, fourth, and option D is 1, 2nd and 4th. So these are your 4 things. So you can mark your answer. And the right answer is the Dalton atomic theory successfully explain लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा होगा कि किस तरह से इसने डिस्ट्रीब्यूशन की थी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, नॉट एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन and law of multiple proportions. So first, second and fourth, that is option number D is correct. Option number D. ठीक है. Next is, which of the following processes does not contribute to the CO2 pool, carbon dioxide pool in the atmosphere? So कौन सा है जो contribute नहीं करता? First is respiration by producers. Option B is photosynthesis by producers. Option C respiration by consumers. या option D decomposition by decomposers. ठीक है, so the process which does not contribute to the CO2 pool in the atmosphere is photosynthesis by producer, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. बाकी रेस्पिरेशन हो अगर प्रोड्यूसर्स की, कंज्यूमर्स की, या डिकम्पोजिशन हो, ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. आई होप यू स्कोर्ड वेल इन दिस प्रैक्टिस सेट एज वेल. सो कीप योर प्रैक्टिस ऑन. ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू क्लास.